गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो प्रोडक्शन ऑफ बासमती राइस। बासमती राइस क्या है, कैसे उसकी खेती होती है, वो हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, हमारे देश को उससे क्या फ़ायदा है। आज की इस चर्चा में हम इन बातों पर फोकस करेंगे। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर रितेश शर्मा, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन, मोदीपुरम मेरठ से हूँ। हम बासमती की चर्चा करें उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पैडी फार्मिंग की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, और एक हम लोगों के मन में बात होती है कि हम जो चावल खा रहे हैं उसमें भी कई तरह के चावल होते हैं। कुछ होते हैं खुशबूदार होते हैं, अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं बासमती। तो खुशबूदार जिन्हें हम एरोमेटिक राइस कहते हैं और जो बासमती हैं उनमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि जितनी भी खुशबू वाली चावल की जो प्रजातियां हैं वो बासमती होंगी ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन जितनी भी बासमती की प्रजाति होंगी वो सभी बासमती होंगी, खुशबू होगी। जो बासमती की प्रजातियां हैं उन सभी में एरोमा होगा, खुशबू होगी। तो बासमती होने के लिए क्या आवश्यक मापदंड है, क्योंकि हम खेती की बात करें तो पहले हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि बासमती किसको कहते हैं, कैसे होती है, क्या होता है। तो यहाँ जो आपके सामने एक टेबल नज़र आ रही है, इसमें कुछ निश्चित मापदंड हैं। जो चावल की प्रजातियाँ इन मापदंडों को पूरा करती हैं वो बासमती है। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें है सबसे पहली बात उसकी लंबाई कितनी है। चावल की लंबाई कम से कम 6.61 mm होनी चाहिए। यदि उसमें खुशबू है और वो इससे छोटी है तो वो बासमती नहीं कहलाएगी। चावल की मोटाई वो 2 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि वो मोटा है तो फिर वो बासमती की कैटेगरी में नहीं आएगा। एलबी रेशियो, एलबी रेशियो क्या होता है? एलबी रेशियो होता है लंबाई और मोटाई का अनुपात। तो वो जो अनुपात है वो 3.5 होना चाहिए। जो आपकी पकाने के बाद चावल जब पक जाता है तो उसकी जो मिनिमम कम से कम 12 mm होना चाहिए। भाई बासमती का मतलब कुछ स्पेशल करेक्टर, कुछ स्पेशल मतलब जब हम पकाएं, थोड़ा सा पकाएं, बहुत सारा पक जाए, बहुत सारा तैयार हो जाए। किचन में मैडम को बनाना है, एक कटोरी में 4 लोगों का पेट भरें, क्योंकि थोड़ा बनाया बहुत सारा बना, प्लेट वैल्यू उसकी बढ़ गई। तो ये बहुत आवश्यक है कि वो कितना बढ़ता है, और बढ़ता है तो वो लंबाई में बढ़ता है कि नहीं, क्योंकि यदि वो मोटा हो गया तो फिर वो बासमती में नहीं आएगा। तो जो मिनिमम इलोंगेशन है वो 1.7 होना चाहिए। वॉल्यूम एक्सपेंशन, कितना वॉल्यूम बढ़ता है, वो 3.5 से ज़्यादा होना चाहिए। एरोमा प्रेजेंट होना चाहिए। ये तो कुछ कॉमन करेक्टर थे। इसके बाद जो उसके कुछ क्वालिटी करेक्टर्स दूसरे हैं उसमें आता है एल्कली स्प्रेडिंग वैल्यू। ये आपकी 4 से 7 होनी चाहिए। एमाइलोज कंटेंट ये आपका 20 to 25 यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए। अब इसके बाद जब हम पैडी से चावल बनाते हैं तो जो ब्राउन राइस बनता है वो 76% होना चाहिए। जो मिल्ड राइस है वो 65% होना चाहिए, और जो हेड राइस है वो 45 होना चाहिए। अब यहाँ बात आती है कि ब्राउन राइस क्या है, मिल्ड राइस क्या है, हेड राइस क्या है, वो हम आगे अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर आपको एक कंपोजिशन दी है। पैडी बोलते हैं धान जो किसान ने खेत में उगाया, आपने खेत में उगाया। यदि 100 किलो आपके पास धान है तो उसकी क्या कंपोजिशन होती है वो हम आपको यहाँ बताते हैं। देखिए 100 किलो पैडी में, धान में, या जिसको हम रफ राइस भी बोलते हैं, उसमें 20% तो हस्क होता है, छिलका होता है। उसके बाद 80% जो बचता है वो ब्राउन राइस होता है। ये अप्रोक्सीमेट है, वैरायटी के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर इसमें आ सकता है। ब्रान
जब ब्राउन राइस क्या होता है, जब हमने डीहस्किंग कर दी, छिलके को हटा दिया, उसके बाद इसके ऊपर एक ब्रान, एक लेयर लगी होती है। इस लेयर को रगड़ के इस प्रोसेस को हम मिलिंग बोलते हैं। तो मिलिंग करने से क्या होता है, वो जो ब्रान है वो हट जाती है, रिमूव हो जाती है, और वो ब्रान की जो क्वांटिटी है वो 15% होती है लगभग। इसके बाद क्या मिला हमको, हमको मिला मिल्ड राइस या चावल, वाइट राइस जिसे आप बोलते हैं, वो लगभग 65% होता है। और ब्रोकन, ब्रोकन यानी कि जो टूट गया, जो चूरा, जब ये प्रोसेस करते हैं मशीनों में तो टूटेगा, तो वो 10% के करीब जाती है। और हेड राइस 55% के लगभग हो जाता है। तो ये एक आपको पता चला कि चावल में किस तरह से हम क्या क्या चीज़ें प्राप्त करते हैं, क्या इसका फ्लो है, क्या प्रोसेस है। यहाँ पर हमने कुछ, क्योंकि बासमती एक्सपोर्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा कृषि क्षेत्र में बासमती से आती है। तो इसके कुछ पैरामीटर्स, स्टैंडर्ड्स कुछ बनाए गए हैं कि कौन सा चावल ए क्लास होता है, कौन सा बी क्लास होता है। उसमें भी मिल्ड राइस जो मैंने अभी आपको बताया, फिर पारबॉइल्ड राइस होता है। पारबॉइल्ड क्या होता है, इसमें हम पैडी को बॉयल करते हैं, उबालते हैं, भले ही वो स्टीम के थ्रू उबालें, भले ही जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसमें गर्म करके भट्टियों से वैसे उबालते थे, फिर उसको ड्राई करते हैं, फिर उसकी मिलिंग करते हैं, उस चावल को बोलते हैं हम पारबॉइल्ड राइस। उसके स्पेसिफिकेशंस अलग हैं, ब्राउन के अलग हैं और ब्राउन पारबॉइल्ड के अलग हैं। तो ये यदि हम सिंपल भाषा में कहें तो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो 3 कैटेगरियों में हमने इसको बांटा है, ग्रेड स्पेशल, ए एंड बी। जो स्पेशल ग्रेड होता है उसमें कर्नेल लेंथ, के एल माने कर्नेल लेंथ, यानी कि चावल के दाने की लंबाई, वो 7.1 mm मिनिमम होती है। यदि 7 mm के आसपास है या उससे नीचे है तो वो ए में आता है, 7 mm से 7.1 तक, और 6.61 से 7 तक बी कैटेगरी में आता है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बताए। अब हम बात करते हैं, यदि हम चावल के दाने को, पैडी को देखते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। आप देखिए, ये जो आप पूरे दाने की संरचना देख रहे हैं, इसमें जो बाहर की लेयर है ऑन, ये ऊपर की तरफ कुछ वेराइटीज़ में बहुत लंबी ऑन होती है, कुछ में छोटी सी होती है। जैसे बाल होता है ऐसे ये ऑन होती है, एक ही होगी, तो ये ऑन होती है। इसके बाद आप देखेंगे, इसको हम हल बोलते हैं जो बाहर का है। ये जो है लेमा और पीलिया, दो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं, वो होती हैं। ये आपकी इसके बाद ब्रान है, इसमें आप देखेंगे बाहर से पेरिकार्प, फिर सीड कोट, फिर न्यूक्लियर टिश्यूज़। इधर यदि हम बात करें जो जर्मिनेशन, जो एम्ब्रॉय से बात होती है, उसमें देखिए आप यहाँ पर ये ध्यान से देखें, ये रेडिकल होता है, ये इस पूरे को हम एम्ब्रियो बोलते हैं इसको। और इसमें ये स्कुटेलम, ल्यूम्यूल, ये पूरा जर्म है जो कि जर्मिनेशन के हमारे काम होता है। एपिडर्मिस को भी यहाँ हमने बताने की कोशिश की है कि उसके जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक बात बहुत पूछी जाती है कि आखिर एरोमा के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एरोमा के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये उनमें से जो प्रमुख कंपाउंड है, ये बहुत सारे कंपाउंड्स का एक मिक्सचर से एरोमा डेवलप होता है। इसमें सिर्फ ये कंपाउंड्स के साथ साथ वाटर, पानी, मिट्टी, हवा, सॉइल, बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन जो मेजर है वो 2 एसिटिल 1 पायरोलिन है। अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपको करेक्टर्स बताए उसके हिसाब से टोटल हमारे पास आज की डेट में 33 वेराइटीज़ हैं, और एक नई वैरायटी, उसका नोटिफिकेशन अभी इश्यू नहीं हुआ है, बट वो नोटिफाइड हो गई है, तो 34 हो जाएंगी। और इन 34 में जो प्रमुख वैरायटी हैं उनमें आप देखें, पुरानी यदि ट्रेडिशनल जो हमारी वैरायटी थी वो तरावड़ी बासमती है, बहुत अच्छा इसका चावल होता है। बासमती 370 है,
ये हमारी सन 1933 की वैरायटी है, सबसे पुरानी बासमती वैरायटी है। ये जो ट्रेडिशनल वैरायटी है टाइप 3 है, जैसे देहरादूनी या 386, CSR 30, रणवीर बासमती, ये सभी ऊंची बढ़ने वाली प्रजातियां हैं, फोटो सेंसिटिव वैरायटी हैं, समय ज़्यादा लेती हैं, उपज कम है, लेकिन इनकी क्वालिटी वो अनमेच्ड बहुत बढ़िया है। अब क्योंकि ईश्वर ने बासमती हमको दी है और पूरी दुनिया में हर व्यक्ति जो चावल खाता है वो बासमती खाना चाहता है, हम पैदा करने वाले हैं, तो ये वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत काम किया। जो इनकी उत्पादन क्षमता 2 से 2.5 टन पर हेक्टेयर थी, उसको बढ़ा के आज हम 5 से 6 टन और 7 और 8 टन तक भी प्रोडक्शन ले रहे हैं। क्वालिटी भी इम्प्रूव करने की कोशिश की है, और जो कमियां थी, ड्वार्फ हो जाए, अच्छी हो जाए, वो वैरायटी है। तो जो प्रमुख वैरायटी है मैं सिर्फ वो बताता हूँ। उसमें है पूसा बासमती 1121 1121, ये वर्ल्ड का सबसे लंबा चावल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें इसका शेयर, इसकी मात्रा 70% के लगभग है, बाकी दूसरी वैरायटी। इसी तरह पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 6, पूसा बासमती 1637, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1509 आदि कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और हमारे किसान भाई उनको लगाते हैं। जैसे वैरायटी की बात मैंने आपको बताई, मैंने बताया तरावड़ी जो आप सामने देख रहे हैं, कुकिंग के बाद उसकी लंबाई चावल की इतनी थी, लेकिन जो 1121 है, आप देखिए इतना लंबा चावल तक हमारे पास उपलब्ध है। कुछ और वैरायटी को हमने यहाँ कोशिश की आपको दिखाने की, कि देखिए पैडी कैसी होती है, ये ब्राउन राइस इन वेराइटीज़ का कैसा होता है, ये वाइट राइस कैसा होता है। क्योंकि एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पेस्टिसाइड रेजिड्यू की। हम जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालते हैं उनका सही प्रयोग करें। जो हमारा प्रोडक्शन है उसके अंदर, प्रोड्यूस के अंदर जहर के, पेस्टिसाइड्स के अंश नहीं होने चाहिए। तो ऐसी भी वैरायटी विकसित की जा रही हैं जिनमें बीमारी आए ही नहीं, जिसे हम कहते हैं जो हमारी प्रतिरोधी प्रजातियां हैं, उनमें देखेंगे PV1 पूसा बासमती 1, इसको इम्प्रूवमेंट के लिए पूसा बासमती 1637 है, जिसमें गर्दन तोड़े या ब्लास्ट बीमारी नहीं आएगी। इसी तरह से जो 1121 है, इसका इम्प्रूवमेंट 1718 है, इसमें BLV नाम की बीमारी नहीं आएगी। ऐसे ही PV6 का हमारे पास 1728 है। तो ये प्रमुख प्रजातियां हमने आपको बताई। एक बार हम देखते हैं एक्सपोर्ट की क्या स्थिति, आखिर बासमती हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये हमने डाटा दिया है, हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। हमने पिछले साल 4.46 मिलियन MT यानी कि 44.6 लाख टन बासमती का एक्सपोर्ट किया। 150 से ज़्यादा देशों में हमने एक्सपोर्ट किया, और जो वैल्यू है वो भी हमें उससे 31,026 करोड़ रुपए की मिली। तो ये लगातार वैल्यू भी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दुनिया में, क्योंकि बासमती एक GI प्रोडक्ट है, भौगोलिक उपदर्शन सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है, और पूरी दुनिया में कोई भी बासमती की खेती यदि करता है तो वो बासमती कह के उसको ट्रेड नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, कोई अपना दावा नहीं कर सकता। ये ईश्वर का अनमोल जो तोहफा है, ये सिर्फ हमारे पास है, या हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है जिसमें केवल 14 ज़िले आते हैं, वहाँ किया जा सकता है। और हिंदुस्तान में भी ये जो आप देख रहे हैं, ये GI एरिया है, इसमें पूरा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, ये 5 राज्य पूरे आते हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के 3 ज़िले, जम्मू, कठुआ, सांबा आते हैं, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के 30 जिले, जो लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग है, इस एरिया में जो बासमती की खेती की जाएगी उसको आप बासमती के नाम से बेच सकते हैं।
बाकी कहीं भी यदि आप खेती करते हैं तो उसको बासमती के नाम से नहीं बेचा जा सकता है। तो ये एक हमारे यहाँ के किसानों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इस एरिया में जब इनको उगाते हैं तो इनके जो क्वालिटी बनती है वो अलग तरीके की बनती है, जिसको पूरी दुनिया चाहती है, मांगती है। ये सर्टिफिकेशन इसका। अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती हैं। तो देखिए, सीड की एक बड़ी समस्या है। यदि हम अच्छा सीड किसानों को उपलब्ध करा पाते हैं तो बासमती की खेती को भी बढ़ाया जा सकता है, इसके एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया जा सकता है। और आज की इस चर्चा में हम अभी बताएंगे कि आप अपने लिए सबसे अच्छा बीज किस तरह से बना सकते हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बीज खरीदने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहें। जो काम आप अपने घर में करते हैं, जो घर के खाने का स्वाद है वो बड़े से बड़े होटल में नहीं मिलता, वो क्वालिटी नहीं मिलती, उसी तरह से हर व्यक्ति, हर किसान अपने लिए बीज बनाएगा तो उसको बाजार में उस क्वालिटी का बीज नहीं मिल सकता, जो आज की इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे भी। तो बीज एक बड़ी समस्या है। एक पेस्टिसाइड रेजिड्यू मैंने आपको बताया, वो एक समस्या है। तो हमें ये समझना है कि पेस्टिसाइड्स डालना है कि नहीं डालना है, डालना है तो कब डालना है, कितना डालना है, कैसे डालना है, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। एडल्ट्रेशन, कई बार मिक्सिंग हो जाती है गलती से, मंडी में किसान बेचने गए, एक वैरायटी है उसके बराबर में दूसरी है, वहाँ हो जाती है, कहीं जानबूझ करके भी की जाती है। तो ये एडल्ट्रेशन भी हमारे लिए एक बड़ा कॉन्स्टेंट है जिस पर हमें काम करना है। किसानों को नुकसान ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उनकी लागत बढ़ जाती है, क्वालिटी में कमी आ जाती है कई बार। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स ना हो, हैवी मेटल ना हो, कई बार इंटरनेशनल मार्केट के रेट ऊपर नीचे रहते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इनके सॉल्यूशन हमारे पास हैं। हम अच्छा बीज दें, हम अच्छा जानकारी किसानों को दें, हम टेस्टिंग लगातार करते रहें, तभी एक्सपोर्ट करें। अब हम जो आज का मुख्य बात है कि बासमती का प्रोडक्शन कैसे किया जाए, इस पर आते हैं। पहली बात, सीड जो चेन होती है वो क्या होती है, सीड कैसे बनता है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे किसान भाई पूछते हैं, साहब हम सर्टिफाइड सीड लें या लेबल्ड सीड लें या फाउंडेशन लें, कौन सा अच्छा होता है, कैसा होता है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले जो वैरायटी जिसने रिलीज़ की है वो अपना काफ़ी मेहनत करने के बाद एक बीज बनाते हैं, जो एक केवल ब्रीडर बना सकते हैं। वो होता है न्यूक्लियस सीड, यानी कि फर्स्ट जो सीड की चेन की फर्स्ट कड़ी है वो न्यूक्लियस सीड होता है। ये किसानों को नहीं मिलता है। इसके बाद इस न्यूक्लियस सीड को जब हम बुवाई करते हैं और जो बीज हमको प्राप्त होता है वो ब्रीडर सीड होता है। ब्रीडर सीड ब्रीडर अपनी देख रेख में बनाते हैं, इसको भी सामान्यतः दूसरा कोई नहीं उगा सकता, सिर्फ ब्रीडर उगाएंगे। और ये भारत सरकार के आदेश पर या जो सीड कंपनी और विभिन्न बीज संस्थाएं हैं उनकी रिक्वेस्ट पर बनाया जाता है और उनको थोड़ी मात्रा में दिया जाता है। जब हम ब्रीडर सीड की बुवाई करते हैं तो हमको फाउंडेशन सीड मिलता है, आधारीय बीज जिसे हम कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसके ऊपर सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। मार्केट में भी फाउंडेशन सीड मिल जाता है और बीज कंपनियों को ज़्यादा बीज बनाने के लिए, क्योंकि ब्रीडर सीड कम मिलता है, तो फाउंडेशन सीड दिया जाता है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बीज मल्टीप्लाई कर सके। जब हम फाउंडेशन सीड को बुवाई करते हैं और फिर जो बीज बनता है वो सर्टिफाइड सीड होता है। किसान भाइयों को सर्टिफाइड बीज का प्रयोग करना चाहिए, प्रमाणित बीज का प्रयोग करना चाहिए। और जब प्रमाणित बीज को हम खेती करके जो पैदा करते हैं वो कॉमर्शियल क्रॉप है, जो मिल में जाएगी, जिसका चावल निकलेगा और हम पूरी दुनिया उसको खाएगी और आय हमारे देश की और किसानों की बढ़ेगी। तो ये सीड की चेन है, ये समझना आवश्यक है, तो इसको करना है। अब खेती की पहली कड़ी क्या होती है, आपने बीज ले लिया, सर्टिफाइड लिया या फाउंडेशन लिया, जो भी आपको बीज मिला, उस बीज को भी हमने पहले क्या करना है, प्योर करना है। प्योर कैसे करेंगे, प्योर करने के लिए बीज को
जो भी थैला आप लाए हैं, पहले तो लेते समय देखेंगे उसमें टैग है कि नहीं, सील लगी है, उसका बिल लिया है। फिर आप अपना कोई एक बर्तन ले लीजिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक बाल्टी ले सकते हैं, टब ले सकते हैं, उसमें पानी भरिए। पानी भरने के बाद उसमें यदि 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक मिला लेंगे तो पानी थोड़ा सा उसकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी, कह लीजिए वो गाढ़ा हो जाएगा। और बीज के थैले को खोल के धीरे धीरे उसमें बीज को गिराइए। ऐसा करने से क्या होगा, जो लाइट वेट ग्रेन है, हल्के दाने हैं, वो ऊपर तैरने लगेंगे। क्योंकि यदि हम फार्मिंग कर रहे हैं तो हमारा पहला उद्देश्य क्या है, हमारा बीज बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। यदि हम बीज ही अच्छा नहीं बोएंगे तो अच्छा काटेंगे कैसे, कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो वही बात है, हमको ये श्योर करना है कि हमारे खेत के अंदर एक एक दाना अच्छी क्वालिटी का जाना चाहिए। तो उसके लिए जो ऊपर तैरने वाले, जो तैरने लगते हैं बीज, उनको आपने निकाल के फेंक देना है। उनको आपने निकाल के फेंक देना है। और जो तली में जो नीचे की ओर बीज बैठे हैं, वो विगर वाले सीड हैं, वो अच्छे बीज हैं। उनको आपने साफ पानी में एक बार धोना है इस तरह से। और साफ पानी में धोने के बाद, क्योंकि नमक इसके ऊपर नहीं लगा रहना चाहिए, इसको धोने के बाद फिर आपने इसका उपचार करने के लिए दवाई के घोल में डालना है। अब उपचार दो तरीके से करना है। यदि आप ऑर्गेनिक जैविक तरह का उपचार करते हैं तो उसमें आप ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास, इनकी 5-5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से इस बीज में मिक्स कर सकते हैं। यदि आप रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपके पास बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है, तो आपने इसको कार्बेंडाजिम से ट्रीट करना है। उसके लिए जो आपने बीज लिया था, एक पानी के बर्तन में भरिए, 10 लीटर पानी लीजिए, उसमें 10 ग्राम कार्बेंडाजिम डालिए और उसमें 10 किलो बीज डाल दीजिए और फिर इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसको हम बोलते हैं सोकिंग। जब आप 24 घंटे छोड़ देंगे, उसके बाद फिर 24 घंटे के बाद इसको निकाल के छाँव में एक ढेर बनाइए, या जो आपका जूट का बैग होता है, बोरी जो होती है, उसके अंदर भी रख सकते हैं और छाँव में ऐसे भी रख सकते हैं, उसके ऊपर 2-4 बैग डाल दीजिए और फिर इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा करने से आपका जो बीज है वो स्प्राउट हो जाएगा, उसमें अंकुरण हो जाएगा छोटा छोटा सा, और अंकुरित करके ही हमको ये बीज नर्सरी में लेके जाना है। अब नर्सरी बहुत आवश्यक है। जैसे हम बचपन में बच्चे की देखभाल करते हैं, उसी तरह से हमने नर्सरी में इस पौध को तैयार करना है, छोटे से बच्चे को तैयार करना है, उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी है। फिर भले ही मुख्य खेत में आप कम कर लीजिएगा। उसमें क्या करना है, देखिए, पहली बात, नर्सरी के लिए ऐसा स्थान लें जो थोड़ा ऊंचा हो, जहाँ से जल निकासी की जा सके, पानी हमें यदि निकालना है तो निकाला जा सके। और इसकी अच्छे से खेत की तैयारी करके, जुताई वगैरह करके, लंबी लंबी क्यारी बना लीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। इनमें लेबलिंग बहुत आवश्यक है। यदि आपका खेत लेबल नहीं है तो आपको इसमें दिक्कत होने वाली है। तो आप लेबल्ड खेत का प्रयोग कीजिए, बिल्कुल लेबलिंग बढ़िया से बनाइए, कद्दू कीजिए अच्छे से, उसमें पानी भर के फावड़ा चला के, लेकिन लेबल ज़रूर कीजिए। और ध्यान रखिए, प्रॉपर स्पेस लेना है। 1 किलो बीज के लिए कम से कम 25 स्क्वायर मीटर एरिया लेना है। आप देख रहे हैं ना, इस तरह से दूर दूर बीज होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा, हर बीज को, जो आपने पहले ही प्योर करके बोआ है, हर बीज को बहुत स्पेस मिलेगा। स्पेस मिलेगा तो उसे खाना मिलेगा, और खाना मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट, उसका विकास अच्छा होगा, और आप देखेंगे ऐसे दूर दूर आपके पौधे तैयार होंगे। जब आपने नर्सरी उगाई है
एक तरफ आपकी नर्सरी उग रही है, दूसरी तरफ जो मुख्य खेत है जिसमें आपको बाकी ट्रांसप्लांटिंग करनी है, उसमें आप हरी खाद अवश्य दीजिए। बासमती की जो किस्में हैं, एक 1509 को छोड़ के बाकी में तो कई बार आपको यूरिया का दाना भी डालने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आपने हरी खाद दी है। इससे हमारी नाइट्रोजन की बचत होती है, हमारा मृदा का स्वास्थ्य सुधरता है और उसके लिए भी आपने थोड़ी सी प्लानिंग करनी है। ये नहीं कि आपका खेत खाली हुआ, आपने ढैंचा बो दिया या कोई दूसरी फसल बो दी, सनई बो दी और बस थोड़ा बड़ा हुआ और काट दिया। नहीं, जिस खेत में जब भी आपने ट्रांसप्लांटिंग करनी है उस डेट को आप एक्सपेक्ट कर लीजिए और उससे 45 दिन पहले ढैंचा की बुवाई कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका काफ़ी पैसा भी बचेगा और आपकी फसल को भी ज़्यादा फायदा होगा। और जब आपकी पनीरी, आपकी पौध तैयार हो जाती है, उस समय पर आप एक दिन पहले खेत में पानी भरिए और जैसे यहाँ देख रहे हैं 2 बार रोटावेटर चला दीजिए। आप मूंग की फसल भी ले सकते हैं। अधिकतर खेत गेहूं की कटाई के बाद धान की रोपाई की जाती है। ऐसे खेतों में आप मूंग की फसल ले सकते हैं, आपको उससे अतिरिक्त आय भी होगी। ऐसी अभी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो 65-70 दिन में तैयार हो जाती हैं, तो उन प्रजातियों का आप चयन कर सकते हैं। अब बात आती है, जो आपने नर्सरी तैयार की है उस नर्सरी को कैसे उखाड़ना है। ये छोटी बात है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कभी भी क्यारी में से पौध को सूखे में नहीं उखाड़ना है, हमेशा पानी भर कर के उखाड़ना है। पानी भर के यदि आप उखाड़ेंगे तो इसमें जड़ों टूटेंगी कम, नुकसान कम होगा। उसके अलावा एक बीमारी आती है जिसको हम बोलते हैं बकैने। लोकल लैंग्वेज में अलग अलग जगह उसे झंडा रोग, सुर्रा रोग, इस तरह के नामों से भी पुकारते हैं। और आने के बाद खेत में यदि वो बीमारी आती है तो फिर कोई हमारे पास ऐसा रसायन नहीं है, ऐसा केमिकल नहीं है जिससे हम उसको रोक सकें। लेकिन यदि आपने 3 काम किए हैं, एक आपने पानी भर के उखाड़ा है, बीज का उपचार किया है और तीसरा काम जो करना है वो भी बहुत आवश्यक है, उसका भी ध्यान रखें, वो करना है ट्रीटमेंट करना। इस पनीरी का, इस नर्सरी का ट्रीटमेंट भी करना आवश्यक है। वो कैसे करना है? देखिए, कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें जैसे आपने बीज का उपचार किया था ऐसे ही पानी भरें, उसमें या तो ट्राइकोडर्मा मिलाएं या आप कार्बेंडाजिम मिलाएं और ये जो गुच्छियाँ जो लेबर ने उखाड़ी हैं उनको उस बर्तन में कम से कम 1 घंटे तक छोड़ दीजिए, उनकी जड़ों को डूबने दीजिए। इसको हम कहते हैं सीडलिंग ट्रीटमेंट, पनीरी का उपचार। यदि आपने ये उपचार किया तो आपको आपके खेत में बकैने बीमारी नहीं आएगी, बशर्ते बीज भी अच्छा हो और तीनों काम आपने किए हों। ये करना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं कितने दिन की पौध लगानी है। आपको ये बहुत आवश्यक है, कई बार हम लोग ज़्यादा दिन की पौध कर देते हैं, काफ़ी समय हो जाता है, तो वो काम नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में हर चीज़ की एक उम्र होती है ना? हमारे जीवन को भी बाँटा गया है, बाल्यकाल है, बचपन है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर जवानी आती है, फिर थोड़े अधेड़ होते हैं, फिर बुढ़ापा होता है। और जैसे हमारे जीवन की अवस्थाएँ हैं, इसी तरह से हमारे कार्य भी हैं जीवन के। बचपन के खेल अलग होते हैं, किशोरावस्था में थोड़ा अलग, आगे दिमाग थोड़ा डेवलप होता है और कुछ सोचते हैं। जवानी जब आती है तो हम हर तरीके से तैयार रहते हैं हर काम को करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बदलती चली जाती हैं। ऐसे ही पौध की उम्र 20 से 22 दिन की या 25 दिन तक की पौध का प्रयोग करें तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। यदि आपने 20, 22, 25 दिन की पौध की है तो आपकी खेती अच्छी होगी, आपको अच्छी उपज मिलेगी। तो उम्र का विशेष ध्यान रखें।
और कई बार यदि पौध बड़ी है थोड़ी सी, तो उसकी ऊपर से थोड़ी सी पत्तियां 1/4 अपर पोर्शन जो है उसको आप काट सकते हैं। लेकिन काट के उन पत्तियों को ऐसे ही ना फेंकें, आप कोई ये बैग ले सकते हैं, कट्टा ले सकते हैं, कोई एक बर्तन ले सकते हैं, उसमें रखते रहें। ऐसा करने से जब आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो हवा से पौधे तिरछे नहीं होंगे, पौधे सही चलेंगे, उनका विकास अच्छा होगा। और एक स्टेम बोरर आता है, स्टेम बोरर या तना छेदक या गोप की सुंडी, वो यदि नर्सरी में आई है तो उसका जो एडल्ट है ना, वो पत्ती के ऊपर की तरफ अंडे देता है। तो यदि अंडे हैं तो वो अंडे आपके मुख्य खेत में नहीं जा पाएंगे, तो आपको दवाई करने से बच जाएंगे और कुछ भी नहीं करना, बस जैसे इस फोटो में देख रहे हैं आप, इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब कुछ बातें हैं ट्रांसप्लांटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आपने पडलिंग कर ली, कद्दू कर लिया, पानी भरा खेत में, कद्दू करके उसको थोड़े समय तक छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि जो आपने ट्रांसप्लांटिंग करनी है वो 1 से 1.5 इंच गहरी करनी है, इससे ज़्यादा गहरी नहीं करनी है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि 4 इंची और 5 इंची तक हमको पौधा अंदर घुसाना पड़ता है, क्योंकि पौधा खड़ा नहीं होता, टिकता नहीं है, इसलिए हम उसको अंदर दबाए रहते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। 1 इंची गहरी करनी है, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको पडलिंग करने और ट्रांसप्लांटिंग करने, यानी कि कद्दू करने या घान लगाने और रोपाई करने के बीच में थोड़ा सा समय देना होगा। क्योंकि जब ट्रैक्टर पडलिंग करके निकलता है तो मिट्टी का एक एक कण अलग अलग होता है, मिट्टी आपस में बाउंड नहीं होती, और इसकी वजह से हमको पौधा अंदर तक घुसाना पड़ता है। यदि आप पडलिंग करके अपने खेत की दशा के अनुसार 2 घंटे, 4 घंटे या एक रात, एक दिन पहले पडलिंग कर दीजिए, अगले दिन लगाइए, मिट्टी सेट हो जाएगी तो आप 1 इंच की गहराई पर रोपाई कर सकेंगे। रोपाई हमेशा लाइनों में करनी है। उसके लिए जैसे आप सामने देख रहे हैं, एक रस्सी लीजिए, 2 लोग एक इधर पकड़ेंगे और सारे लोग उसके साथ लगाएंगे, तो इस तरह से आपकी लाइनों में रोपाई हो जाएगी। ये बहुत आवश्यक है। कितनी दूर करनी है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी है, 20 बाई 20 सेंटीमीटर, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी भी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी भी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बहुत आवश्यक बात है वो ये है कि जैसे आप ये देख रहे हैं 10 लाइनों के या 2-2.5 मीटर के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, यानी कि ये गैप 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये आपके चलने फिरने के काम आएगा। जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हैं, ये एक किसान का खेत है और इन्होंने ये लगाया, इसके बाद ये रास्ता छोड़ा है, ये लगाया, रास्ता छोड़ा है। इससे एक तो आपकी उपज बढ़ेगी, दूसरा ये जो रास्ते हैं ये आपके मॉनिटरिंग के काम आएंगे। आप खेत में घुस के देख सकते हैं जगह जगह कोई बीमारी तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश इन रास्तों के साथ, क्योंकि यहाँ गैप थोड़ा सा बनेगा, अंदर तक जाएगा, तो बीमारी और कीड़ों का प्रकोप आपके खेत में बहुत कम होगा। चौथी बात, इसमें से हवा क्रॉस होगी तो आपकी फसल अच्छी बम्पर पैदावार, अच्छी उपज के बावजूद भी जब वजन बढ़ जाएगा, जब भी, वो गिरेगी नहीं। तो ये इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक बीमारी, एक कीड़ा आता है बाद में जिसको हम हॉपर बोलते हैं, बीपीएच, जब वो आता है तो एक एक दिन में पूरे खेत को ख़त्म कर देता है, और हम कोई भी स्प्रे करते रहें कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हॉपर तने के ऊपर नीचे की तरफ चिपके होते हैं और पूरे पौधे का रस चूस लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, कैनोपी बनी हुई है, खेत भरा पड़ा है, ऊपर स्प्रे करते हैं, वो नीचे चिपके हुए हैं, बहुत तेज उनका मोड ऑफ एक्शन है, स्प्रे करके भी हमें फायदा नहीं होता। लेकिन यदि ये रास्ते छोड़े हैं और बीपीएच आपके यहाँ आ भी गया, वैसे तो आएगा नहीं, आ भी गया, तो क्या करेंगे हम स्प्रेयर का नोजल नीचे की तरफ करके सीधे तने पर स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार आप इन रास्तों से बहुत सारे फायदे लेंगे, बहुत सारा फायदा है, इसको आपने अवश्य करना है।
मैंने आपको बताया पॉपुलेशन का भी ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कई बार क्या होता है, कहीं पानी ज़्यादा भरा रह गया, क्योंकि ये गर्मी के दिनों में आप देखें रोपाई करते हैं, जून जुलाई में बहुत टेम्परेचर होता है। कहीं कहीं पानी यदि लेवलिंग आपकी गड़बड़ है तो पौधे मर जाते हैं, कई बार दूसरे कारणों से भी मर जाते हैं। तो जिस खेत में जो पौध लगाई है उसके थोड़ा सा पौध को रख लेना चाहिए, और 5 दिन के बाद एक बार खेत में घूम जाएं, कहीं पौधे मरे हैं तो वहाँ पर दूसरे पौधे लगा दें, जिससे आपके खेत में पौधों की पॉपुलेशन पूरी बनी रहे, जिससे आपको अच्छी उपज प्राप्त हो सके। ट्रांसप्लांटिंग के बाद सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे खेत में बहुत अच्छी टिलरिंग होनी चाहिए, टिलर बहुत निकलने चाहिए, कल्ले अच्छे निकलने चाहिए। कई बार किसान भाई बहुत सारी दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं। कई बार उनको कुछ लोग लालच में विक्रेता भी, दवाई विक्रेता भी उनको ये कहते हैं कि आप ये दवाइयाँ डालें तो आपके यहाँ बहुत कल्ले निकलेंगे, बहुत अच्छा सब कुछ होगा। ऐसा कतई ना करें। आप कोई भी दवाई फालतू खेत में नहीं डालें। यदि आप केमिकल खेत में डालते हैं, आपके खेत में कोई बीमारी नहीं आई, कोई कीड़ा नहीं आया, फिर भी आप दवाई डाल रहे हैं, इसका मतलब जो आपके खेत में ईश्वर ने जो प्राकृतिक रूप से गार्ड दिए थे, जो आपके मित्र कीट थे, वो आपके खत्म हो जाते हैं। और जब मित्र कीट खत्म हो जाते हैं, यानी कि ईश्वर ने ये जो प्रकृति बनाई है ना, इसमें सब कुछ है। आपके खेत के अंदर ही आपकी फसल को यदि नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं, तो उन कीड़ों को, उन बीमारियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े और बीमारी भी रहते हैं जो आपके पौधों की रक्षा करते हैं। तो जब हम इस तंत्र को फालतू दवाई डाल के तोड़ देते हैं, तो हमारे को बार बार स्प्रे करने पड़ते हैं, हमारी लागत बढ़ जाती है, और जो हम उत्पाद पैदा कर रहे हैं यानी कि अनाज चावल, उसके अंदर जहर के अंश होंगे, और फिर हम लोग खाएं, हमारा परिवार खाए, हमारे देश के लोग खाएं या विदेश के लोग खाएं, उनको भी वो नुकसान करता है। तो हम ऐसा काम कतई ना करें। हाँ, ज़्यादा टिलरिंग हो उसके लिए आप ये जो सामने देख रहे हैं, एक आप कोई कड़ी ले लें, कोई पाटा ले लें, या 8-10 बांस बांध लें जिनका वजन कोई 15-16 किलो हो जाए। एक रस्सी बांधिए और उसको पूरे खेत में पानी भर के चला देना है, और ये काम करना है ट्रांसप्लांटिंग के 15 दिन बाद। यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपके खेत में टिलरिंग भी ज़्यादा होती है। ये प्रैक्टिस बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान द्वारा डेवलप की गई है, और इससे जो फायदे हैं उसका मेन कारण है कि देखिए, जब ये मिट्टी पे चलता है तो ये मिट्टी को डिस्टर्ब करता है, रगड़ता है। इस समय पर मिट्टी थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, वायु का संचार नहीं होता, प्रॉपर एयरेशन नहीं होता, जिसकी वजह से सूक्ष्म जीव तत्व जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इस तरह से करने से एयरेशन अच्छा होता है, और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं खेत में करोड़ों की संख्या में हैं, उनको एक जीवन दान मिलता है, उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है, वो अच्छे से काम करते हैं, और खेत में जो हमारे पौधों को तत्व चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो अवेलेबल कराने में उनका बड़ा योगदान होता है। ऐसा करने से हमारे जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। एक तरीके से ऑक्सीजन उनको भी मिलती है और जड़ों को भी मिलती है, और जब जड़ों का विकास अच्छा होता है तो पूरे पौधे का विकास अच्छा होता है। इसके अलावा जब ये जो एक तरह से आप कह सकते हैं डंडा है, जब किसी को डंडा मारते हो ना तो वो एकदम एक्टिव हो जाता है। ऐसे ही जो एक गांठ होती है, जड़ के ठीक ऊपर एक गांठ होती है जिससे टिलरिंग होती है, कल्ले निकलते हैं, उस गांठ के ऊपर ये स्ट्रोक थेरेपी का काम करता है। जब ये स्ट्रोक लगता है तो वो भी थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और जहां आपके 10 टिलर निकलते हैं, इसमें 15 और 16 टिलर निकल आते हैं, मतलब 1 से 1.5 गुना तक बढ़ जाते हैं। तो इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं बिना दवाइयों के, कोई इसमें आपको पैसा खर्च नहीं करना है। फर्टिलाइजर्स का बैलेंस यूज करना है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, जिंक हो, ये इम्पोर्टेंट है। और मिट्टी की जांच आपने अवश्य करवानी है। यदि आपके पता होगा कि आपकी मिट्टी में किस तत्व की कमी है तो आप उसकी पूर्ति कर सकेंगे। यदि आप कोई तत्व फालतू देते हैं तो वो फायदे की जगह नुकसान करता है, और ख़ास तौर से हमारे देश में
किसान भाई नाइट्रोजन का बहुत प्रयोग करते हैं, यूरिया का, क्योंकि एक तो थोड़ी सस्ती मिल जाती है, दूसरा ये लगता है कि जैसे ही हम यूरिया डालते हैं तो एक कलर बहुत अच्छा हो जाता है फसल का, और हम खुश होते हैं कि देखो मेरे खेत कितना अच्छा लग रहा है। बासमती में ऐसा ना करें, ज़्यादा नाइट्रोजन डालेंगे, नाइट्रोजन का काम होता है पौधे की बढ़वार करना, और जब हम किसी को ज़बरदस्ती बढ़ाएंगे यानी कि खींचेंगे तो उसके अंग कमज़ोर होंगे, और कमज़ोर यदि जहाँ कमज़ोरी है वहीं सारी बीमारी और कीड़े अपना अटैक करेंगे। तो आप नाइट्रोजन का सही प्रयोग कीजिए। जो आपके जो मिट्टी की जांच कराई है उसके आधार पे प्रयोग कीजिए। कितनी उर्वरक डालनी है, हरी खाद जरूर लीजिए, ये बहुत आवश्यक है, इसका काम आपको जरूर करना है। अब बात आती है पादप सुरक्षा की। आपने खेती तो कर ली, अच्छे से खेत भी चल रहे हैं, आप जानते भी हैं, लेकिन बीमारी और कीड़ों का कैसे प्रयोग करें? तो पहली बात, आईपीएम का प्रयोग कीजिए। आईपीएम क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पहले ऐसे साधन जो प्राकृतिक हो, जिनमें दवाओं का जरूरत ना पड़े, पेस्टिसाइड्स का कम से कम प्रयोग करना पड़े, आवश्यक होने पर ही प्रयोग करना पड़े। एक हमें जानना चाहिए कि हर बीमारी और कीड़े का ईटीएल क्या होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। ये क्या होता है? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल उसे कहते हैं। हमारे खेत के अंदर सभी बीमारी, सभी कीड़े हमेशा ही होते हैं लगभग, जब वो इतने बढ़ जाएं कि वो हमको आर्थिक रूप से नुकसान देने लगें, वो एक लेवल निश्चित किया हुआ है, तभी हमने दवाओं का स्प्रे करना है, नहीं तो नहीं करना है। जब भी हम स्प्रे करते हैं तो सही क्वांटिटी, मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए और सही समय पर होना चाहिए। कई बार आप देखेंगे हर कोई भी आप केमिकल खरीद के लाते हैं, उसके साथ एक लीफलेट दिया जाता है, उसमें लिखा होता है ये इस फसल के लिए है, इसके अंदर इतनी मात्रा इस बीमारी या इस कीड़े के लिए इसकी प्रयोग करनी है, और हम सोचते हैं ये तो सस्ता है, थोड़ा और डाल दें। ऐसा नहीं करना है। जो उस लेवल के ऊपर लिखा है उतनी ही मात्रा आपको डालनी है, स्प्रे करनी है, और सही समय पर करनी है। ये बहुत आवश्यक है। पानी का सही प्रयोग करना है। कई बार हम सोचते हैं थोड़े से पानी लगा के जल्दी से स्प्रे कर दें, ऐसा नहीं करना है। और बाली निकलने के बाद बासमती में स्प्रे नहीं करना है। जो मुख्य प्रॉब्लम, जो चैलेंज हैं हमारे पास, वो है ब्लास्ट, सीथ ब्लाइट, स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, वीपीएच, गंधी बग और बकेने। बकेने के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अब आप यहां पर समझें, पहचानना सीखें। देखिए ब्लास्ट, ब्लास्ट क्या होता है? ब्लास्ट में पत्ती के ऊपर इस तरह की संरचना बनती है। किस तरह की? आंख जैसी, जैसी हमारी आंख है इस तरह की संरचना बनती है। बीच में ये राख जैसा रंग होता है, स्पिंडल शेप्स लेसन होते हैं, और ये फिर धीरे धीरे इतने बढ़ते हैं कि आपस में मिल जाते हैं और पूरी पत्ती जल जाती है। ब्लास्ट जो बीमारी है, ये अधिकतर 3 फेसेस में आती है। एक लीफ ब्लास्ट, एक नोड ब्लास्ट, नोड माने जहाँ गांठ है वहां पर ये धब्बा पड़ गया, पूरा काला हो गया, और एक आती है नेक ब्लास्ट। जब आपकी बाली निकल आती है उस समय पर उसकी जो गर्दन है यहाँ पर ये धब्बा पड़ता है, और ये बाली यहीं से टूट जाती है, सूख जाती है, खत्म हो जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आने के बाद यदि हम दवाइयाँ करते हैं तो ज़्यादा फायदा हम नहीं ले पाते। इसलिए इस बीमारी के लिए पहले से ही स्प्रे करना होता है। और पहले से कैसे करना है? जैसे हमारे जीवन में बच्चे होते हैं ना, तो हम कुछ बीमारियों के लिए टीके लगवाते हैं, बाकी तो बुखार आया, कुछ और हुआ तो डॉक्टर को दिखाते हैं, तब दवाई देते हैं। बट पोलियो है उसकी ड्रॉप पहले पिलाते हैं। ऐसे ही इसके लिए जो भी वैरायटी इसके लिए ससेप्टेबल हैं, ज़्यादा आती हैं, जैसे पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 6, उनमें आपको बाली निकलना शुरू होने पर रसायन का स्प्रे कर देना है। बाकी बीमारी और कीड़ों में तब करना है जब वो ईटीएल लेवल को पार करें। जो मैंने बकेने बताया, बकेने में क्या होता है ये आप देखिए।
बकेने में पौधे ऊंचे बढ़ जाते हैं, सफेद इनका रंग हल्का होता है, नीचे देखेंगे तो वाइट कलर का पाउडर सा इसके ऊपर जमा होता है, ये गल जाता है, पूरा पौधा सूख जाता है, कुछ भी नहीं। ये बकेने हैं। इसके अलावा ये सीथ ब्लाइट जो दूसरी बीमारी है, सीथ ब्लाइट के लिए भी मैंने आपको बताया। सीथ ब्लाइट के लिए क्या करना है, सीथ ब्लाइट या ये जो फंगल डिजीज है, ये इसका जो स्पोर्स हैं ये घास के ऊपर बनते हैं। तो हमको क्लीन कल्टीवेशन करनी है। क्लीन कल्टीवेशन मतलब खेत में खरपतवार और धूप घास खास तौर से नहीं रहने देनी है, चाहे वो रोड पर हो, चाहे वो बंड्स आपकी डोलों पर हो या खेत के अंदर हो। दूसरा, पानी का सही प्रबंधन करना है। सही प्रबंधन से मतलब हर समय पानी भर के नहीं रखना है। ये जो सीथ ब्लाइट बीमारी है, ये उसी दशा में ज़्यादा आती है जहाँ आपके खेतों में घास है, कबाड़ है, धूप घास है और पानी लगातार भरा है। पानी का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। पानी का प्रबंधन कैसे करना है, देखिए बासमती में शुरू से आखिर तक आपको सिर्फ नमी बना के रखनी है। कुछ अवस्थाएं हैं जब आप पानी भर के रखें, जैसे शुरुआत में पानी भर के रखें, जब आपके कल्ले निकल रहे होते हैं, टिलरिंग होती है, उस समय पानी भर के रखें। इसके अलावा जब बाली बाहर आती है, फ्लावरिंग होती है, उस समय पानी भर के रखें। और दूध पड़ते समय पर भी थोड़ा सा पानी रख सकते हैं। बाकी आपने खेत को सिर्फ गीला रखना है, इस तरह की पोजीशन रखनी है, पानी भर के नहीं रखना है, तो बीमारी और कीड़ों का प्रकोप काफ़ी कम होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये BLB है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इसमें भी ऊपर से पत्ती का आप देखेंगे ना, जो चोंच है वहां से एक साइड जैसे यहाँ है, या दोनों साइड सीधे लाइन में ऊपर से नीचे की ओर ये सूखती हुई पत्ती चलती है। और ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है इस पत्ती के अंदर जैसे पानी भरा हो, तब ये BLB है। BLB के लिए भी यूरिया का संतुलित प्रयोग करना है, कम प्रयोग करना है। जब ये नजर आए तो आपने पानी नहीं लगाना है और खेत को सुखा देना है। जिन एरियाज में BLB ज़्यादा आती है वहाँ BLB ससेप्टिबल वैरायटी जैसे PV1 और PV6 इनको ना लगाएं, इनकी जगह दूसरी वैरायटी लगाएं। अब बात करते हैं कीड़ों की। मैंने बताया स्टेम बोरर, ये उसकी फ्लाई है, इसके ऊपर 2 डॉट है तो ये फीमेल है, इसका विशेष ध्यान रखना है। ये उसका अंड समूह है, ऐसे ये छेद करके घुस जाती है और पूरी गोब सूख जाती है, बाली सफ़ेद निकलती है। ये तितली आपको खेत में नज़र आने लगे, पत्ती के ऊपर की तरफ बैठती हैं, तभी आपने इसके लिए दवा करनी है। यदि आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या पेस्टिसाइड फ्री कर रहे हैं तो आप फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। 6 से 8 फेरोमोन ट्रैप पर एकड़ इसके लिए पर्याप्त है। इसके अलावा ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम कार्ड आते हैं बायो कंट्रोल लैब में, उनको 2 कार्ड प्रति एकड़ वो लगा सकते हैं शाम को। वो पैरासाइट होता है, जहाँ जहाँ अंड समूह है वो अपने जैपोनिका के पैरासाइट इसको पैरासाइट कर देंगे और फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद लीफ फोल्डर, ये एक पत्ती लपेटक होता है, ये पत्ती के दोनों किनारों को ऐसे मोड़ के अपनी लार से अंदर बैठ के और थोड़ा सा हरा भाग खुरच के खाता है। इससे ना घबराएं, ज़्यादा है रस्सी चला दीजिए, रस्सी 2 लोग पकड़ें और खींच दीजिए तो ये सुंडी नीचे गिर जाएगी, ऊपर नहीं उठ पाएगी। जो स्टेम बोरर के लिए दवा करने की आवश्यकता होगी वही इसको भी नियंत्रित कर लेगी। तेज बारिश होगी तो उसमें ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। और ये BPH जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइनों में गैप छोड़िए, पानी का सही प्रयोग कीजिए, यूरिया फालतू न डालिए, मॉनिटरिंग कीजिए। और इन सभी इंसेक्ट्स के लिए अच्छा हो कि आप लाइट ट्रैप लगाएं। देखिए ये ट्राइकोग्रामा कार्ड है, इसमें इसने को काट के आप लगा देते हैं। ये फेरोमोन ट्रैप है। फेरोमोन ट्रैप में एक लेयर होता है जिसमें फीमेल की स्मेल होती है, तो जितने भी इसके जो एडल्ट है मेल वो इसको सूंघते हुए इसमें आके फंस जाते हैं और मीटिंग नहीं होती, तो फिर एग लेइंग नहीं होती और खेत से हम बचा सकते हैं। हम लाइट ट्रैप की बात करते हैं लेकिन बाजार में नहीं मिलते, तो ये देखिए हम लोगों ने बनाए हैं। कोई भी डब्बा ले लीजिए, कूलर की तरह 4 खिड़की बनाइए, आजकल बाजार में LED लाइट उपलब्ध हैं, उनको आप लगा दीजिए तो लाइट पर
कीड़े आएंगे और आपको पता चल जाएगा। आप और ज़्यादा चाहते हैं, आपका ट्यूबवेल है, वहाँ पर बल्ब इलेक्ट्रिक कनेक्शन तो है ही, जब ट्यूबवेल है तो एक बल्ब लगा दीजिए दीवार पर। वहाँ दीवार भी छोटा मोटा कमरा बनाते हैं, हो सके तो पीले रंग से उसको पेंट कर दें। 20 रुपए का ग्रीस ला के उस पर लगा दें बल्ब के पास। ये जो इंसेक्ट है ये आएंगे लाइट के ऊपर और वहाँ ग्रीस के ऊपर चिपक जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ इंसेक्ट आ गए। अब बात करते हैं हम सीड प्रोडक्शन की, क्योंकि समय का भी हमें ध्यान रखना है। सीड प्रोडक्शन में हमको ध्यान रखना होता है आइसोलेशन का। पहले तो हमने ऐसा खेत सेलेक्ट करना है कि ये जो खेत है इसमें से मैं बीज लूँगा जहां आप रोज जा सकें, देख सकें, वहां उसके बराबर में कोई दूसरी वैरायटी ना लगी हो। जैसे आप पूसा बासमती 11-21 का बीज बना रहे हैं तो आसपास के बगल के भी खेतों में वही वैरायटी हो। यदि दूसरी है तो उसमें कम से कम 2 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। बीज बनाने में क्या करना है, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा पौधा जो थोड़ा सा अलग नजर आता हो, उन सभी पौधों को आपने निकाल देना है। जैसे देख रहे हैं ना, कोई पौधा ऊंचा है, कोई नीचा है, भले ही वो उसी वैरायटी का है, जब बाली निकलेगी, फ्लावरिंग होगी, उस समय कुछ पौधों में पहले बाली आ जाती है, उनको भी काट देना है। कुछ पौधों में बाद में बाली आती है, उनको भी काट देना है। आपको एक जैसे खेत रखने हैं। जैसे कि आप ये देखिए, कोई भी पौधा ना ऊंचा है ना नीचा है, सारे एक जैसे हैं, यानी कि इनकी जेनेटिक प्योरिटी भी मेंटेन है। इस तरह से जो आप खेत तैयार कर लेंगे तो ये जो फसल होगी ये आपकी बीज की फसल होगी। बीज में एक ही बात मैंने बताई, रोगिंग। रोगिंग एक शब्द जिसको हम प्रयोग करते हैं दूसरे पौधों को निकालना, भले ही वो दूसरी वैरायटी के हों, भले ही वो उसी वैरायटी के ऐसे पौधे हों जो बाकियों से थोड़े से भी भिन्न हैं। इन आँखों को जरा भी अंतर नजर आए, किसी की पत्ती चौड़ी है, कुछ भी नजर आए, अलग दिखाई दे, तुरंत काट दीजिए, तो आप समझिए दुनिया का सबसे अच्छा बीज आप बनाएंगे। ये बीज की फसल होगी, बीज नहीं होगा। बीज कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि बीज बनाने के लिए उसकी ग्रेडिंग करना आवश्यक है, प्रोसेसिंग करना आवश्यक है। और ग्रेडिंग प्रोसेसिंग जो होती है उसके लिए बड़े बड़े प्लांट होते हैं, 25-30 लाख रुपए की मशीन आती है। लेकिन मैं आपको यहाँ से फ्री में वो 25-30 लाख की मशीन बताऊंगा जो आप अपने यहाँ पर बीज बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले कटाई की बात करते हैं। जब आपकी फसल तैयार हो गई है तो इसकी कटाई जमीन की सतह से 6 से 8 इंच ऊपर से करनी है, जमीन से मिला के नहीं करनी है, क्योंकि बासमती को हाथ से काटा जाता है और जब हम काटते हैं तो फिर खेत में ही बिछा देते हैं सूखने के लिए। तो क्या होता है, धान के खेत हमेशा नमी वाले होते हैं, मॉइस्चर होता है, और जब इसकी कटाई होती है तो आप देखेंगे कि रातें थोड़ी ठंडी होती हैं, दिन थोड़े गर्म होते हैं, रात में ओस भी पड़ती है। और ये जो दाने हैं ये भी जीवित हैं, जिंदा हैं, ये भी सांस लेते हैं, है ना। तो क्या होता है, ठंड गर्मी से इनमें संकुचन होने लगता है दानों में, और वो क्रैक्स बन जाते हैं, क्योंकि दाने मिट्टी के संपर्क में आते हैं, दानों का रंग भी खराब होता है। यदि हम 6 से 8 इंच ऊपर से काटते हैं तो इस तरह से बिछाएंगे तो देखेंगे नीचे से हवा क्रॉस हो जाएगी, जो 6 दिन में सूखना था वो 2 दिन में सूख जाएगा। दाने मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगे, दानों का रंग खराब नहीं होगा और आपको अच्छी फसल मिलेगी। जब आप बाजार में बेचने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से यदि अपने काट के सुखाया है तो उसका मूल्य भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक तो दाने में चमक रहेगी, दूसरी बात जब खरीदार खरीदने आता है तो वो इसको रगड़ के ये देखता है कि इसमें साबुत चावल कितना निकल रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था हेड राइज रिकवरी। क्योंकि जब मिल में जाएगा और मिट्टी के संपर्क वाला है तो उसमें क्रैक्स बन गए हैं, और जैसे ही मिल में जाता है तो क्रैक्स की वजह से वो टूटते हैं, तो उसमें ब्रोकन बढ़ जाती है, हेड राइस कम आता है। और आप जब खरीदने जाते हैं चावल तो साबुत चावल का ज़्यादा पैसा देते हैं। ऐसे ही जब आप बेचने अपना पैडी जाएंगे धान, तो यदि उसमें साबुत चावल ज़्यादा निकलेगा तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा और कोई मेहनत नहीं करनी है। एक काम और करना है, जब आपकी बाली निकलना शुरू होता है उस समय पर आप 0050 0050 NPK आता है,
उसका स्प्रे अवश्य करना है, उसका स्प्रे कीजिए। और हो सके तो उसमें बोरोन भी मिला लीजिए, 1.5 से 2 किलो 0050 NPK पर एकड़, और उसी के साथ 200 ग्राम बोरोन पर एकड़ और मिला के आप स्प्रे करेंगे तो दाने का भराव अच्छा होगा, दाने में चमक अच्छी आएगी। इसके बाद थ्रेसिंग। थ्रेसिंग कैसे करनी है? देखिए, मैंने आपको बताया, आपने बीज की फसल तैयार कर ली। बीज की फसल को तैयार करने के बाद जब आप थ्रेसिंग करेंगे तो आप इस तरह से 2 जगह पर हिसाब बनाइए पीटने का उसको। यदि ड्रम है तो ड्रम, आपके पास कोई दूसरा तरीका है जिस पर भी आप झाड़ते हैं, इसको पीटते हैं, उसको रखिए। और जो बीज वाली फसल है, जब इस तरह से आप पकड़ते हैं और सिर्फ एक बार हल्की चोट, सिर्फ एक बार हल्की चोट यहाँ मारनी है और बाकी सारा यहाँ झाड़ना है। इससे क्या होगा, जो हल्की चोट आपने यहाँ पर मारी थी, उसमें जो प्राइमरी टिलर थे, शुरुआत के जो टिलर थे, वो पहले निकलते हैं। उनमें विगर बहुत होती है, लंबे दाने होते हैं, बढ़िया दाने होते हैं, अच्छे दाने होते हैं, मजबूत दाने होते हैं और पहले पकते हैं। और हल्की चोट मारने पर सिर्फ वही झड़ते हैं, बाकी सारा दूसरी जगह झड़ेगा। ये दूसरी जगह वाला आप मंडी को भेज दीजिएगा। और जो यहाँ पर झड़ा है, ये आपका बीज के लिए है। तो देखिए, ये 25-30 लाख रुपए की मशीन का काम करती है। इसके बाद क्या करेंगे, अच्छे से इसको आप पंखा लगाइए, पंखे से साफ कीजिए, बिल्कुल साफ करने के बाद इसको सुखाइए अच्छे से। सुखाने के बाद इसको आपने स्टोर करना है, और स्टोर करने के लिए मैंने बताया कि आपने कभी भी प्लास्टिक के बैग नहीं लेने हैं। खेत से भी आप ला रहे हैं तो ये नहीं कि खाद वाले कट्टे ले लिए, प्लास्टिक के बैग नहीं लेने हैं। उनमें भर के रखना है आपको जूट की बोरी में, या आप खुले में भी रख सकते हैं, छाँव में ढेर बना के। लेकिन प्लास्टिक के बैग में रखेंगे तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इनमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। और जो बीज बनाया है उसको भी कपड़े की थैली या जूट की थैली में रख के उस पर लिख लीजिए कौन सी वैरायटी है, और अगले साल आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बीज बना सकते हैं, इस तरह से आप अपना बासमती की खेती कर सकते हैं, क्योंकि बासमती की पूरी दुनिया में काफ़ी मांग है। लगभग पूरे, आप देखेंगे जब से ये कोविड पेंडेमिक हम देख रहे हैं, तब से लगातार बासमती की और चावल की, नॉन बासमती की मांग लगातार बढ़ रही है। आज पूरी दुनिया नॉन वेज की बजाय वेज को थोड़ा सा प्रेफर कर रही है, और उसके बाद जो खाद्यान्न है उसमें चावल सबसे ज़्यादा मांग में है। तो मुझे उम्मीद है आज हमने जो बासमती की खेती की चर्चा की है, इससे आपको ज़रूर कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा, और आप बहुत अच्छी बासमती पैदा करके तैयार करेंगे, जिसे दुनिया के कोने कोने में इसकी हम सुगंध को बिखेर के अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और बहुत अच्छी फसल आप सबकी हो, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद।